फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या महामैराथन प्रश्नों का सीरीज लाए हैं, क्योंकि अब परीक्षा में दिन है नहीं, एडमिट कार्ड आ गए हैं, बस 4 दिनों के बाद परीक्षा होने हैं। तो आइए हम वैसे प्रश्नों के संग्रह को देखते हैं। इसमें साइंस, बिहार स्पेशल सहित ऐसे प्रश्न को संकलित किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आने के अधिकांश चांसेज है। तो हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। यानी जो शंक्वाकार जड़ जैसे प्याज का है, तर्करूपी जड़ मूली का है, कुंभी रूप जल जो है जड़ सलजम का है, और श्वसन मूल जो है वो मैंग्रोव पौधे का है। इसमें कौन सा गलत है? तो अगर ध्यान से हम लोग देखा जाए तो प्याज का जो जड़ है वह शंक्वाकार जड़ नहीं होता है। तो जो सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है, वो ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न है कि मटर का पौधा है, मटर का पौधा जो है वो किस प्रकार का पौधा है? वह शाक है, पुष्प यानी फूल है, या झाड़ी है? तो मटर का जो पौधा है वो शाकीय पौधा में आता है, यानी जो साग के पौधे होते हैं उस प्रकार का वो पौधा कहलाता है। पुष्प या झाड़ी में नहीं आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए दूसरा नंबर प्रश्न का भी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशे होते हैं, कपास का जो रेशा होता है वह किस प्रकार का रेशा होता है? यानी वो रेशा हमें कहाँ से तैयार होकर के प्राप्त होते हैं? तने से निकाले गए तंतु से, या फिर बीजों के अर्धचमड़ी रोम से, या फूलों के अर्धचमड़ी रोम से? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर बी के बीजों के जो अर्धचमड़ी रोम होते हैं वहाँ से कपास के रेशे तैयार किए जाते हैं। अगला सवाल है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव को क्या कहा जाता है? तो वायु और जल की क्रिया के द्वारा जो भूमि का कटाव लगातार हो रहा है, भूमि का जो निम्नीकरण होता है, उसे हम लोग अपरदन के नाम से जानते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि वायु और जल की क्रिया के द्वारा भूमि के कटाव को अपरदन कहा जाता है। अगला सवाल है कि समुद्र के किनारे जो वनस्पति लगे रहते हैं उसको किस प्रकार की वनस्पति के नाम से जाना जाता है? तो जो वनस्पति या पेड़ पौधे समंदर के किनारे होते हैं उन्हें जो है लवणोद्भिद वनस्पति के नाम से जानते हैं। यानी 5वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है कि वो लवणोद्भिद जो है वनस्पति के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यानी हमारे शरीर में जो रोगों से सुरक्षा देने का जो काम है वह कौन सा उत्तक हमें सुरक्षा प्रदान करता है? एपिथेलियम है, पेशी है, संयोजी है, या फिर तंत्रिका उत्तक है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए कि एपिथेलियम उत्तक जो है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा के कार्य करते हैं। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का महामैराथन सीरीज लाए हैं। आप इसे जो है पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। विज्ञान के बाद हम बिहार स्पेशल और अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? यानी हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए किस प्रकार के उत्तक की आवश्यकता होती है? तो जो हमारा वसामय यानी फैट का जो ये है टिश्यू है, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, तो फैट का जो टिश्यू है हमारा उत्तक है वह वसामय उत्तक जो है हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक उत्तरदायी है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका है वह कौन सी कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जानी जाएगी? हाथ, पैर, या फिर तंत्रिका? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, और इसका जो ये है वो न्यूरॉन में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि शरीर में सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि है, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? सबसे प्रबल अस्थि जांघ में है, जबड़े में है, या फिर आर्म भुजा में है, या गर्दन की हड्डी है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे प्रबल हड्डी है, सबसे मजबूत अस्थि है, वह है जबड़े की अस्थि। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो हमारे जबड़े की अस्थि है, हड्डी है, वो सबसे प्रबल अस्थि
के रूप में जाना जाता है। सवाल है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। हमारे जो रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है, परिवहन करता रहता है। तो रक्त को जो है परिवहन के रूप में वो हमारे शरीर में के हर एक अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। इसीलिए और ऑक्सीजन से उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ढो करके लाकर बाहर करने का काम भी रक्त ही करता है। तो शरीर को भी जो है ये पोषक तत्व जगह जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, वो रक्त करता है। तो ये रक्त को जो पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है वो छोटी आंत से होती है, अर्थात 10वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हम लोग जो भोजन करते हैं तो हमारे जबान पे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और वो भोजन में मिलती है, इसीलिए हम लोग भोजन को निगल पाते हैं। उस भोजन में कुछ लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। वह टाइलिन, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि टाइलिन ग्रंथि जो है वो भोजन के लार में हमारे लार में पाए जाते हैं। सवाल है कि लार में अभी इसको हम लोग लार में कौन सी, उसके बाद 13वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मनुष्य का रक्तचाप होता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है डायलोस्टिक और सिस्टोलिक में, वो 120/80 यानी जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप है वह 120 mm/180 mm होगा। 180 नहीं, 120 सीधा सिंपल 80 mm। ऑप्शन नंबर ए 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। अब हम लोग यहाँ से जो है बिहार स्पेशल प्रश्नों को देख रहे हैं। तो जनसंख्या के दृष्टि से यानी 2011 में जनगणना हुआ उसमें जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की जो स्थिति है पूरे भारत में यह तीसरा नंबर पर है। बिहार से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है पहला नंबर पर, और दूसरा नंबर पर जो है वह महाराष्ट्र का है, और पूरे भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरे नंबर पर है। हालांकि अब जनगणना होने के पश्चात इसके आंकड़े क्या रहेंगे, चूँकि जिस वक्त 2011 की जनगणना हुए तो उस वक्त बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ थी, लेकिन जो जाति आधारित गणना ये 2023 में किया गया है जिसका ये भी आ गया है आंकड़ा, उसमें बिहार की आबादी जो है अब 13 करोड़ के आसपास है। तो आंकड़ों में उलटफेर हो सकता है, लेकिन अभी चूँकि उसके बाद 2011 के बाद पूरे देश में किसी प्रकार का कोई जनगणना नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको याद रखेंगे कि बिहार की स्थिति तीसरा नंबर पर है और बिहार से ऊपर जो है वह उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अगले प्रश्न है कि वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो वैशाली के कुंडग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ है। हम सभी जानते हैं कि कहाँ हुआ है, कुंडग्राम, जो कि वैशाली में यह 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। ये जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब के समय पटना का क्या नाम रखा गया था। तो औरंगजेब के समय जो पटना का तो वैसे पुराना नाम, सबसे प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। उसके पश्चात जब औरंगजेब का शासनकाल था तो उस समय 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता जो है वो पटना का सूबेदार था जिसका नाम था अजीम। तो उसी के नाम पर जो है पटना का नाम पड़ा था अजीमाबाद। कब? 1704 ईस्वी में कौन? अजीम जो है वो पटना का सूबेदार था और उसी के सिफारिश पर जो है पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और अब जो प्रश्न बनते हैं, कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है। वहाँ ऑप्शंस में पाटलिपुत्रा नहीं होता है, अजीमाबाद होता है। तो याद रखिएगा कि पटना का पुराना नाम जो है अजीमाबाद भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 17वां नंबर प्रश्न का, कि आचार्य नरेंद्र देव जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है ये भोला शास्त्री उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के ये के बाद जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो 29
जून 1968 का समय था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में भोला शास्त्री जी थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कृषि अच्छे होते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में जो दो प्रकार के जलोढ़ पाए जाते हैं, एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को बांगर और नए यानी नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो खेती के उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना कब हुई। तो खुदा बख्श खान लाइब्रेरी जो कि पटना में स्थित है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि खुदा बख्श खान लाइब्रेरी की जो स्थापना है पटना में 1891 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि पटना का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो पटना का जो सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में जाना जाता है वह है मोइनुल हक स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है 21वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं। उसके पश्चात जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। और ये भारत के राष्ट्रपति बनने बिहार के राज्यपाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति है। दूसरे नंबर पर नाम आता है रामनाथ कोविंद जी का, वो भी बिहार के राज्यपाल थे और उसके पश्चात जो है भारत के राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल था वह कितना था, वह 2017 से 2022 तक का कार्यकाल था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो कार्यकाल था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 6 जुलाई 1957 से लेकर के 11 मई 1962 तक का कार्यकाल था। इसके बाद ये राष्ट्रपति बने हैं भारत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया। तो बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में एक साथ बंगाल से जो अलग हुए हैं वह 1912 में बिहार और उड़ीसा अलग हुए हैं। और बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ है, बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ। और फिर बिहार से लास्ट टाइम झारखंड जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। इस प्रकार अभी जो बिहार स्थित है इससे बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हो चुके हैं और बिहार 1912 में अलग हुआ। यही कारण है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, जब बिहार अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया बंगाल से। अगला सवाल है कि बिहार में जो जीटी रोड का क्या नाम है। जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने कराया था, जो पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश के ढाका के बीच था। लेकिन भारत के बंटवारा के बाद अब हम लोग इसे जो है अमृतसर से कलकत्ता तक याद रखते हैं। तो जीटी रोड जो अमृतसर से कलकत्ता तक भारत में स्थित है, इसका ये बिहार में यह रोड किस नाम से जाना जाता है। तो यह रोड नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 के नाम से बिहार में जीटी रोड जाना जाता है। नेशनल हाईवे 2 जो है यह जीटी रोड के रूप में बिहार में जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बिहार में सबसे पहला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो विद्रोह के बारे में देख रहे हैं यह बिहार का विद्रोह, और आप कहिएगा कि झारखंड का विद्रोह, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बिहार जो था झारखंड जो था वो 2000 ईस्वी से पहले तक बिहार का अटूट हिस्सा था। तो इस प्रकार उस समय जो भी विद्रोह हुए थे वो बिहार के विद्रोह के नाम से ही जाने जाएंगे। ये बिहार में जो पहला विद्रोह हुआ वह कोल विद्रोह रहा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जो कि 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था। लेकिन अब चूंकि आधुनिक जो झारखंड है, छोटा नागपुर वहाँ स्थित है आधुनिक झारखंड में, तो हम लोग झारखंड का भी विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन 1831 में चूंकि वो बिहार का ही हिस्सा था ये 2000 ईस्वी तक, इसलिए हम लोग उसे बिहार का सर्वप्रथम विद्रोह कहते हैं। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जो है आपको उत्तर के व्याख्या के साथ बता रहे हैं, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके बनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग जो है धाराओं में निकलती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी की धारा में निकलती है। और ये उत्तराखंड में
देवप्रयाग के निकट जो है वो दोनों अलग अलग धाराएं एक साथ संयुक्त होकर के गंगा के नाम से प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एंट्री करती है। तो बिहार में यह नदी जो है आरा जिले के पास बिहार में आती है। आरा भोजपुर का जो है भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा है, यानी 26 का 20 सही जवाब हो जाएगा कि बिहार में जो है ये भोजपुर में गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करते हुए उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार बीचे बीच से ये नदी प्रवाहित होती है, जिसके किनारे हमारा पटना जो है राजधानी बिहार का स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि बिहार में किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, यानी बॉक्साइट जिससे हम लोग जो है ये एल्युमिनियम खनिज की एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति करते हैं, यह बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है। 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा यह है ऑप्शन नंबर डी के मुंगेर जिले में जो है ये बॉक्साइट पाया जाता है। बिहार के मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। अगला सवाल है कि बिहार में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है। तो बिहार वैसे तो जूट उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी था बंगाल, और भारत के बंटवारा के पश्चात जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो जूट उत्पादन को लेकर के हुआ, क्योंकि अधिकांश जो जूट उत्पादन क्षेत्र थे वो पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान या फिर आधुनिक बांग्लादेश कहिए वहाँ चले गए। क्योंकि पूर्वी बंगाल हुआ करता था, आज़ादी के बंटवारा के समय उसे पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और अभी वो आधुनिक 1971 में अलग स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में है। तो ये जूट के जो अधिक उत्पादन थे वो वहाँ चले गए, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में और बिहार के कुछ जिलों में जो है जो सीमांचल से सटे जिले हैं वहाँ जूट उत्पादन हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि किशनगंज में जो है जूट उत्पादन, बिहार में जो जूट का उत्पादन है वो किशनगंज में सबसे अधिक है। अगला है कि बिहार के राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो बिहार में जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले शासनकाल के दौरान जो है यह आया था, यानी 1951 में, और यह योजना बहुत सफल रहा था। योजना आयोग का जो है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों पर योजनाएं गठित की जाती थी। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो योजना आयोग की जगह पर जो है उसे समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो और योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक होती है। तो लोकसभा कहिए केंद्र में या राज्य में विधानसभा कहिए जो विधायक होते हैं, ये दोनों के लिए समान आयु निर्धारित है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं, यानी एमपी और एमएलए का चुनाव लोकसभा या विधानसभा का व्यक्ति 25 वर्ष का ही लड़ेगा। हालांकि मतदान के लिए जो है वो 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। और उसके बाद जो है राज्यसभा की अगर बात किया जाए, जो कि संसद का सदन का ऊपरी सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा और राज्य में जो होते हैं विधान परिषद जिनके सदस्य एमएलसी कहलाते हैं, तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र निर्धारित है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है और एमएलसी नहीं बन सकता है, यानी राज्य में विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष का उम्र होना आवश्यक है, जैसे मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है। लेकिन चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो या मुखिया का जो पंचायत स्तर का चुनाव होता है वो हो, सभी में मतदान करने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति मतदान कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो अभी जो मतदाताओं की उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी लड़की, लड़का या महिला, पुरुष जो है मतदान कर सकता है। तो यह आयु पहले 21 वर्ष था, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में जो है
1989 में इसे घटा करके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या है? प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। प्रस्तावना जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए जो ये पूरा हम लोग पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि हमारा भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में स्थित 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, जो सरदार सरवण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद जो है सरदार सरवण सिंह समिति के ये पर सिफारिश पर जोड़ा गया था 1976 में। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भाग 4 में स्थित है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थित है। इसमें आर्थिक समानता कब है? तो मौलिक कर्तव्य में आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। आर्थिक समानता जो है वह प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्नों को हम उसके डिटेल्स में आपको बता रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु क्रमशः क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज महोदय होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में और हाई कोर्ट के जज जो रिटायर होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 65 और 62 इनकी आयु है क्रमशः रिटायरमेंट होने के। हालांकि अधिकांश कर्मचारी जो है वो 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले। कब? गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसलिए इस 35वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस, गौरैया जो बिहार का राजकीय पक्षी है, तो ये विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को और 22 मार्च को बिहार दिवस, इसको याद रखिएगा। 22 मार्च को जो है हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और 20 उससे 2 दिन पहले हम लोग गौरैया दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर के जो संसद में अधिनियम पारित हुआ है यह 1986 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, जो कि अनुच्छेद 253 में इसका चर्चा किया गया है। कहाँ चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 253 में इसका चर्चा किया गया है। सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर को संरक्षित करने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है यह 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। और अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है यह कब आया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी हम लोग कवर किए हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे भी देखते हैं। और ये सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी आपको ये प्रश्न होंगे, चाहे वो हिंदी के हो, सामान्य विज्ञान के हो, रीजनिंग मैथमेटिक्स के हो, हम सभी आपको उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अभी जितने अपडेट्स आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।